हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुका हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की समस्या इतनी आसान वस्तु नहीं है। इसके लिए अगर बात करें तो सबसे पहले जो नामकरण का प्रयास किया था वो विद्वान थे डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उनके समय से लेकर आज तक न जाने कितने इतिहास ग्रंथ लिखे जा चुके हैं और सब ने इस समस्या को सुलझाने के लिए तमाम इतिहास ग्रंथ लिखे, तमाम प्रकार से काल विभाजन किया और अभी भी जो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं सब अपने अपने हिसाब से काल विभाजन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि काल विभाजन का आरंभिक प्रयास कब हुआ, आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ गारसा दत्तासी ने लिखा था, लेकिन गारसा दत्तासी ने वर्णानुक्रम पद्धति का पालन किया था तथा कालक्रम का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। कालक्रम या काल विभाजन की ओर जो सबसे पहला प्रयास हिंदी साहित्य के इतिहास में देखने को मिलता है वह मिलता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने अपना अंग्रेजी में द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था। उस ग्रंथ में आपको इस ग्रंथ का समय याद ही होगा, 1889 ईस्वी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया था। आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने जब पहली बार काल विभाजन और नामकरण किया तो 14 से अधिक काल विभाग बनाए। एक दो नहीं, कितने 14 काल विभागों का निर्माण इन्होंने किया। तो इन्होंने क्या क्या नाम दिए? ऐसा नहीं था, इन्होंने जो नाम दिए उसके पीछे इनके अपने तर्क थे। जैसे सबसे पहला नाम इन्होंने दिया चारण काल। अब चारण काल कहने के पीछे इनका अपना तर्क था। वो तर्क ये था कि इस कालखंड में चारण कवियों की अधिकता रही है, जिन्होंने अधिकांश चारण ग्रंथ लिखे। उदाहरण के लिए इनके सामने जो ग्रंथ प्रस्तुत थे जैसे पृथ्वीराज रासो, नरपत नाल रासो या जगनिक की आलखंड, ये सभी ग्रंथ कैसे ग्रंथ थे? चारण ग्रंथ थे। इसीलिए इन्होंने पहले कालखंड का नाम चारण काल रखा। चारण वास्तव में राज्य प्रशंसक लोग होते हैं। ये मूलतः भांड जात के होते थे। पहले इनका काम ही यही होता था कि ये राजाओं की प्रशंसा करते थे। कुछ तो ऐसे चारण भी हो गए जिनके राजा किसी लायक नहीं थे, फिर भी वो उनकी झूठी प्रशंसा में दिन रात संलग्न रहा करते थे। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो पहला कालखंड रखा उसका नाम रखा चारण काल और इसका समय बताया 700 ईस्वी से लेकर 1300 ईस्वी के बीच का। जो दूसरा नामकरण इन्होंने किया वो था 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं शताब्दी आप सब जानते हो कबीर के आगमन का समय है और यह वही समय है जब भारत में जो भक्ति आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई। तो इन्होंने उस बात को लक्ष्य करके 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण शीर्षक दिया। अब अगले शीर्षक की अगर बात करें तो इन्होंने तीसरा शीर्षक दिया मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। आप सब जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमाश्रय काव्यधारा के मूर्धन्य कवि हैं, जिन्होंने पद्मावत जैसी श्रेष्ठतम कृति की रचना की है। तो इनकी जो कृति थी पद्मावत, उस कृति और उस परंपरा विशेष को ध्यान में रखकर इन्होंने लिखा मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता। अगर इसके आगे बात की जाए तो इन्होंने अगला जो कालखंड बनाया वो था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। आप जानते हैं सूरदास से लेकर तमाम कवि ऐसे हुए जो कृष्ण भक्ति में लीन थे तथा ब्रज तथा उसके आसपास के प्रदेशों में रहते थे या ब्रज भाषा में कविता करते थे। तो उन सभी कवियों को लेकर इन्होंने बनाया ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, जिसका समय 1500 से 1600 ईस्वी के बीच बताया। अगला जो काव्यखंड बनाया वो था मुगल दरबार। आप ये जानते हैं कि जो मुगल दरबार था वह प्रारंभिक दिनों से ही
कविता, काव्य, कलाओं के प्रति एक विशेष अभिरुचि रखता था, जिसके कारण वहाँ तमाम कवि, तमाम या लेखक या कलाकार, चित्रकार, ये वहाँ इकट्ठे होते रहते थे। तो वहाँ भी तमाम प्रकार की काव्य कृतियाँ देखने को, इसलिए इन्होंने नाम ही रख दे दिया मुगल दरबार। यानी इस समय वहाँ जो काव्य ग्रंथ लिखा गया वह इससे प्रेरित था। अगला इन्होंने छठवां भाग बनाया, वो था तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में हम सभी जानते हैं कि हिंदी की अगर भक्तिकालीन काव्यधारा की बात की जाए तो सबसे सिरमौर कवियों में से एक है राम भक्ति काव्यधारा, और उसके प्रतिष्ठापक तुलसीदास को इन्होंने एक अलग काल विभाग बना के रखा। अगला नाम इन्होंने रखा रीतिकाल। 1580 ईस्वी से 1692 ईस्वी के बीच का समय। आपको आश्चर्य होगा कि रीतिकाल जो इन्होंने नाम दिया वह भी बहुत सटीक नाम था। इस नाम को बाद में बड़ी मान्यता मिली, शुक्ल जी ने भी इसी नाम को ग्रहण किया। इनके बाकी नाम भले ना सफल रहे हों, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि इनके द्वारा दिया गया रीतिकाल नाम आज भी हिंदी साहित्य में मान्य है। तो अगर कोई कहता है कि रीतिकाल नाम सर्वप्रथम किसने दिया था, तो आप कह सकते हैं कि यह नाम जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। इसके बाद इन्होंने जो धार्मिक कविताएं थी उनमें तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि नाम से 8वां भाग बनाया, जिसके 2 उपभाग कर दिए, पहला धार्मिक कवि, दूसरा अन्य कवि। अगला जो 9वां इनका कालखंड था वह था 18वीं शताब्दी भाग 1, जिसमें इन्होंने धार्मिक कवि और भाग 2 में अन्य कवियों को जगह दी। 18वीं शताब्दी एक प्रकार से रीतिकाल का उतरता हुआ समय था, और उस कालखंड में धार्मिक कविताएं तो बड़ी मुश्किल से कम ही हैं, लेकिन श्रृंगारिक कविताएं भर भर के हैं। तो इन्होंने इस कालखंड को भी 2 भागों में बांटा, पहला धार्मिक कवि और दूसरा अन्य कवि। इसके बाद हमारे यहाँ आगमन होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे 1800 से लेकर 1857 के बीच भारत में तमाम राज्यों, प्रांतों को अपने अधीन कर लिया, और इस कालखंड में जो काव्य रचा गया था इन्होंने इसको रखा कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 1800 से 1857। इसमें भी भाग 1 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को रखा, भाग 2 में बनारस, अवध, और भाग 4 में अन्य क्षेत्र जहां ये काव्य रचनाएं होती थी उनको शामिल किया। 11वां कालखंड था इनका महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में जो हिंदुस्तान की इन्होंने बात की, यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ लागू हो गया 1857 से, चूंकि इनका जो ग्रंथ है वो 1887 तक ही जाता है, 1888-89 में इसका प्रकाशन ही हो गया था, तो 1887 तक का जो समय था उसे को इन्होंने महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान नाम से रखा, और अंतिम एक विविधा के अंतर्गत अन्य चीजें जो इन्होंने लगी कि इसमें शामिल नहीं हो पाई हैं उसे रखा। यानी कि कुल अगर हम देखें कि इन्होंने कितने काल विभाग बनाए, तो 11 तो मुख्य काल विभाग हैं तथा एक विविध नाम से, यानी अधिकतम 12 काल विभाग कहे जा सकते हैं। अर्थात जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे उन्होंने अपने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में कुल 11 और अधिकतम 12 काल विभाग किए। आगे हम बात करते हैं इनके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ था जिसने काल विभाजन की तरफ प्रयास किया था वो था मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद। अच्छा, मिश्र बंधु विनोद की भी खास चीज थी कि यह एक बार नहीं बल्कि 2 बार प्रकाशित हुआ। पहली बार इसके 3 भाग आए और दूसरी बार 1 भाग और आया। तो इन्होंने 2 बार काल विभाजन किया। पहली बार जो काल विभाजन किया वह था पहले आरंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और 5वां वर्तमान काल। पहली बार जब इन्होंने किया तो इन्होंने कुल 5 काल विभाग किए। कौन कौन से? सबसे पहले आरंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, तीसरा अलंकृत काल, चौथा परिवर्तन काल और 5वां वर्तमान काल। इन्होंने इन जो एक एक कालखंड बनाए 5, इनको भी कई भागों में बांट दिया,
जैसे आरंभिक काल को पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रमी, यानी हमें लगता है ये समय होगा 643 से 1293 ईस्वी के बीच का, यानी पूर्व आरंभिक काल इन्होंने समय बताया 700 से 1343 विक्रमी का। और जो उत्तर आरंभिक काल था उसका समय 1344 से 1444 विक्रम संवत तक का काल बताया। यानी आरंभिक काल का समय इन्होंने जो बताया वह 700 विक्रम संवत से लेकर 1444 विक्रम संवत तक हुआ। माध्यमिक काल को इसी प्रकार से दो भागों में बांट दिया। पूर्व माध्यमिक काल जिसका समय 1445 विक्रम संवत से 1560 विक्रम संवत तक, और फिर प्रौढ़ माध्यमिक काल जो 1561 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत के मध्य रहा। तीसरा कालखंड इन्होंने रखा, इसका नाम अलंकृत काल। इसमें भी दो भाग कर दिए, एक पहला पूर्व अलंकृत जिसका समय 1681 विक्रम संवत से 1790 विक्रम संवत के बीच रहा, और दूसरा उत्तर अलंकृत काल जिसका समय 1791 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत के बीच है। चौथा काल इन्होंने परिवर्तन काल रखा जिसका समय 1890 से 1925 विक्रमी बताई, और अंतिम जिसे वर्तमान काल कहा इसका समय विक्रम संवत 1926 से जब ग्रंथ प्रकाशित हुआ यानी 1913 ईस्वी तक, तब तक का जो समय था वह इसके अंतर्गत रखा। बाद में जब इनका दूसरा संस्करण आया तो इसमें इन्होंने अपने कुछ इसमें परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन क्या किया इन्होंने किया कि एक बनाया आदि प्रकरण जिसे आदि काल कहते हैं, यह संवत 1560 तक का समय इसमें इन्होंने ग्रहण किया, जिसमें हिंदी की उत्पत्ति और काव्य लक्षण, पूर्व प्रारंभिक हिंदी चंद्र पूर्व 700 से 1200 विक्रम संवत, पूर्व प्रारंभिक हिंदी रासो काल संवत 1201 से 1347 तक, और इसके बाद इन्होंने बताया उत्तर प्रारंभिक हिंदी संवत 1348 से 1444 तक, फिर पूर्व माध्यमिक हिंदी संवत 1445 से 1560 तक, प्रौढ़ माध्यमिक प्रकरण 1561 से 1680 तक, पूर्व माध्यमिक हिंदी जिसमें छाप है उसको 1561 से 1680, प्रौढ़ माध्यमिक हिंदी सौर काल 1561 से 1630, गोस्वामी तुलसीदास और तुलसीदास की हिंदी संवत 1631 से 1645, प्रौढ़ माध्यमिक हिंदी तुलसीदास संवत 1646 से 1670, प्रौढ़ माध्यमिक हिंदी जिसमें इन्होंने बताया अंतिम तुलसी का संवत 1671 से 1680। इसके अलावा पूर्व अलंकृत काल में 1681 से 1790 का समय जो था उसमें पूर्व अलंकृत हिंदी, सेनापति काल, बिहारी काल, भूषण काल, आदिम देवकाल, माध्यमिक देवकाल, और उत्तर अलंकृत प्रकरण में उत्तर अलंकृत हिंदी, दास काल, सूदन काल, बेनी प्रवीण काल, पद्माकर काल, घनानंद काल, अज्ञात काल, परिवर्तन कालिक हिंदी, द्विजदेव काल, वर्तमान हिंदी पत्र पत्रिकाएं, पूर्व हरिश्चंद्र काल, उत्तर हरिश्चंद्र काल, परम प्राचीन कविगण, दूसरा अज्ञात कालिक प्रकरण, नूतन परिपाटी, उत्तर नूतन प्रतिपाटी, और वर्तमान काल। यहां ये जो दूसरा आधार इनके गिनाने का मतलब था वो सिर्फ इतना था कि अगर किसी भक्तिकालीन या रीतकालीन कवि के नाम से कोई काल रखा तो उसका काम या तो पहली बार ग्रियर्सन ने किया या उन्हीं के बाद हमारे मिश्र बंधुओं ने किया। आप यहां देख पा रहे होंगे कि इन्होंने जो कालों के नाम रखे, तुलसी काल, अंतिम तुलसी काल, या सेनापति काल, बिहारी काल, भूषण काल, आदिम देवकाल, माध्यमिक देवकाल, यानी कि इन्होंने जो विभाजन किया उसमें बहुत बार इन्होंने कवियों को लेकर भी काल विभाजन करते चले गए। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय था। अब हम जिस लेखक के इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके नामकरण के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय
सर्वाधिक विवादास्पद और सर्वाधिक प्रौढ़ जो काल विभाजन किया वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। यह काल विभाजन का वह आधार है जहां से हिंदी का अपना आधुनिक स्वरूप बनना शुरू हुआ। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में जो बाद में जो काल विभाजन मान्य हुआ वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विभाजन दो आधारों पर किए। पहला आधार था कालक्रम के आधार पर नामकरण और दूसरा आधार था युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण। जब इन्होंने कालक्रम के आधार पर नामकरण किया तो पहला काल का नाम रखा आदिकाल। उसी को जब युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर कहा तो वीरगाथा काल और संवत बताया 1050 से 1375। यानी कि कालक्रम के शुक्ल जी का जो काल विभाजन है वह दो आधारों पर है। अच्छे से याद कर लीजिए, पहला आधार है कालक्रम का आधार और दूसरा युगीन प्रवृत्तियों का आधार। कौन कौन से आधार हैं? पहला कालक्रम का और दूसरा युगीन प्रवृत्तियों का। तो कालक्रम के आधार पर इन्होंने चार भाग किए, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। शुक्ल जी ने कालक्रम के आधार पर जो काल विभाजन किया वो चार काल है, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। और जब युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन किया तो पहले काल का नाम हुआ वीरगाथा काल, दूसरे काल का नाम हुआ भक्ति काल, तीसरे काल का नाम हुआ रीति काल और चौथे काल का नाम हुआ गद्य काल। यानी कि अगर हम ये कहें कि आदिकाल नाम का सबसे पहले प्रयोग किस लेखक ने किया था तो नाम होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन इस नामकरण को पूरी तरीके से प्रतिष्ठापित करने का काम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया और शुक्ल जी ने जो वीरगाथा काल नाम दिया था इसको उन्होंने खारिज कर दिया। शुक्ल जी ने जिस समय ये ग्रंथ लिखे उस समय बहुत ज्यादा शोध कार्य नहीं हुए थे और कुछ गिने चुने ग्रंथ थे जिनके आधार पर उन्होंने यह कहा था कि इस कालखंड का नाम वीरगाथा काल किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इनके समय में बहुत ज्यादा ग्रंथ आ चुके थे तो ऐसे में इन्होंने द्विवेदी जी ने कहा कि जब इस कालखंड में सिर्फ वीरता या वीर रस ही प्रधान नहीं है बल्कि बहुत सारी रचनाएं जो वीर रस प्रधान दिखती हैं उनके अंदर श्रृंगार भरा पड़ा है। उदाहरण के लिए विशलदेव रासो वियोग श्रृंगार की भयंकर कृति है। पृथ्वीराज रासो सारी लड़ाई ही श्रृंगार के बल पे लड़ी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि इस काल का नामकरण वीरगाथा काल उचित नहीं है। शुक्ल जी ने एक और ग्रंथ का नाम लिया था हमीर रासो। हमीर रासो पढ़ा तो था नहीं। बाद में द्विवेदी जी ने कहा कि हमीर शब्द वास्तव में अमीर का बिगड़ा हुआ रूप है। तो इस प्रकार इस कालखंड का नाम बदलकर वीरगाथा काल को आदिकाल कर दिया गया। लेकिन ये दोनों नाम सुझाए हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही हैं। तो वीरगाथा काल या आदिकाल का जो समय शुक्ल जी ने बताया था वह 1050 संवत से 1375 विक्रम संवत यानी कि 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी का जो समय था उसे शुक्ल जी ने वीरगाथा काल या आदिकाल का समय बताया था। दूसरा कालखंड उन्होंने किया भक्ति काल। भक्ति काल के नामकरण में किसी को किसी भी प्रकार का विवाद नहीं रहा क्योंकि इस कालखंड की इकलौती निर्विवाद जो धारा थी वह थी भक्ति की। भक्ति की धारा इतनी प्रबल थी कि जो हिंदू है उनको तो छोड़िए, मुस्लिम कवियों ने भक्ति की भावना से प्रेरित होकर तमाम काव्य लिखे। इसीलिए हमारे यहाँ ब्रह्म के जो दो रूप माने गए, एक सगुण ब्रह्म और दूसरा निर्गुण ब्रह्म, दोनों की भक्ति परक कविताएं देखने को मिलती हैं। पहला जो निर्गुण ब्रह्म के आधार पर या निर्गुण निराकार ईश्वर के आधार पर काल विभाजन किया गया वह दो भाग बने। पहला ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा, जिसे ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और प्रेमाश्रयी को कहीं कहीं सूफी का भी कहते हैं, और दूसरी सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। यानी इस काल का नाम भक्ति काल
करने में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं रहा, और यही नाम जब शुक्ल जी ने दिया था वही इस काल के लिए स्थापित हो गया। इस कालखंड का समय शुक्ल जी ने बताया 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। 1375 यानी 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का समय वह भक्ति काल का शुक्ल जी ने बताया। इसके बाद रीति काल। रीति काल नामकरण को लेकर विवाद तो कई सारे हुए। कुछ लोगों ने इसे श्रृंगार काल कहा, कुछ लोगों ने इसे कला काल कहा, कुछ लोगों ने इसे अलंकृत काल कहा, लेकिन जो नामकरण मान्य हुआ वह शुक्ल जी का दिया हुआ रीति काल। लेकिन याद रखिएगा कि रीति काल का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया था वह प्रयोग था जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो रीति काल का जो समय है वो संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत का, यानी कि 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का जो समय है वह रीति काल का उन्होंने बताया। चौथा काल का नाम लिया गद्य काल, जिसे कालक्रम के आधार पर आधुनिक काल कहा था, प्रवृत्ति के आधार पर उसे गद्य काल कहा। क्यों कहा? क्योंकि गद्य इस काल खंड में जो गद्य का उदय था वो एकदम नवीन घटना थी। इससे पहले गद्य कुछ लिखे गए छिटपुट, लेकिन वह वैसे गद्य नहीं थे जैसे इस कालखंड में हुआ। और गद्य के क्षेत्र में भी सबसे पहला जो सूत्रपात हुआ वह नाटकों का था। इस कालखंड का समय शुक्ल जी ने संवत 1984 के बीच का बताया, यानी कि लगभग जो पहला 1843 से लेकर जब उनका इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ उसके बीच का जो समय था उसे उन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी, क्योंकि गद्य इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, यानी गद्य का उदय ही इस कालखंड की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। तो शुक्ल जी ने दो आधारों पर काल विभाजन किया, दोनों आधार आपने देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शुक्ल जी ने जो गद्य खंड किया था, गद्य खंड जो गद्य काव्य था उसको गद्य काल को दो भागों में बांट दिया था। पहला गद्य खंड, दूसरा काव्य खंड। और गद्य खंड को भी काव्य खंड को तीन भागों में बांटा था, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। यानी कि अपने समय तक की सारी जो काव्य प्रवृत्तियां थी उसे अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने समाहित किया था। यहां ध्यान रखिएगा, प्रथम उत्थान का समय पूछा जाता है तो प्रथम उत्थान का समय है 1925 से 1950 विक्रमी संवत। जो द्वितीय उत्थान है उसका समय 1950 से 1975 विक्रमी संवत, और तृतीय उत्थान का समय 1975 से 1984 के बीच का जो समय है वो है तृतीय उत्थान का समय। ये सवाल बहुत पूछा जाता है, प्रथम उत्थान का समय बताइए। तो प्रथम उत्थान का समय है 1925 से 1950 विक्रमी संवत। द्वितीय उत्थान का समय 1950 से 1975 विक्रमी संवत, और तृतीय उत्थान का समय 1975 से अब तक, यानी 1984 विक्रम संवत तक का। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में एक और बड़ा चर्चित नाम हुआ, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसके लेखक थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आप सब जानते हैं कि एकांकी के क्षेत्र में वर्मा जी का बड़ा नाम है, वो हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। उन्होंने भी काल विभाजन का प्रयास किया। जो पहला कालखंड उन्होंने रखा उसका नाम हुआ संधि काल। यह ऐसा काल था जब एक तरफ अपभ्रंश भी दिखाई दे रहा था और दूसरी तरफ हिंदी की बोलियां थी उनकी प्रवृत्तियां भी उभर रही थी। तो इस समय अपभ्रंश और हिंदी दोनों मिल रही थी। इसी काल इन्होंने इस काल का नाम रखा संधि काल। समय बताया 750 से 1000 विक्रमी, यानी कि 693 से लगभग 943 ईस्वी के बीच का संधि काल का समय संवत 750 से 1000 विक्रमी। दूसरा कालखंड का नाम रखा चारण काल। इन्हें लगा, ग्रियर्सन ने भी चारण काल ही नाम दिया था, क्योंकि इस समय चारणों ने अपने आश्रयदाताओं की खूब स्तुतियां, खूब प्रशंसा, तिरंजनापूर्ण प्रशंसाएं की थी। तो उस आधार पर इन्होंने काल का नाम रखा चारण काल। समय बताया संवत 1000 से
1375 विक्रमी। तीसरा काल इन्होंने बताया भक्ति काल, समय बताया संवत 1375 से 1700 विक्रमी। चौथा काल इन्होंने बताया रीति काल, संवत 1700 से 1900 विक्रमी। और आधुनिक काल का समय संवत 1900 से जब तक का इनके इतिहास ग्रंथ लिखा गया था तब तक का। अब अगर शुक्ल जी की बात कर रहे हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात कर रहे हैं, तो हिंदी साहित्य के विमल बीए पास बाबू श्याम सुंदर दास ने भी अपने इतिहास ग्रंथ में नामकरण और काल विभाजन का प्रयास किया। इन्होंने पहले ग्रंथ काल का नाम रखा वीर गाथा युग। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल किया था, इन्होंने वीर गाथा युग कर दिया। समय बताया संवत 1050 से 1400 विक्रमी। दूसरा शुक्ल जी ने कहा था भक्ति काल, इन्होंने कह दिया भक्ति युग 1400 से 1600 विक्रमी। तीसरा उन्होंने रीति काल कहा, इन्होंने रीति युग कर दिया संवत 1600 से 1900 विक्रमी। और चौथे काल इन्होंने गद्य काल कहा, उससे इन्होंने कहा नवीन विकास युग, संवत 1900 से जब तक वो इतिहास ग्रंथ लिखा गया तब तक। अब आ जाते हैं एक नई प्रकार की जो विभाजन पद्धति थी उसको लेकर प्रकट हुए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने 3 ही भागों में बांटा। पहली चीज इन्होंने ये की कि हिंदी का जो प्रारंभिक शुरुआत है उसे 1184 ईस्वी से माना। तो पहला नाम का इन्होंने क्या, प्रारंभिक काल या उन्मेष काल। प्रारंभिक काल या उन्मेष काल जो नाम है वह गणपत चंद्रगुप्त ने दिया और समय इसका बताया 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। अब इसके पीछे भी इनके तर्क थे कि यह ऐसा काल है जहां से हिंदी काव्य की हम शुरुआत मान सकते हैं। लेकिन जो 1184 का इन्होंने समय बताया वो इसलिए कि इस समय तक लगभग हिंदी की बोलियां प्रबल हो चुकी थी और जो अपभ्रंश का प्रभाव था वह दूर हो चुका था। यह बात कहां तक सही साबित होती है ये तो बात की बात है, लेकिन इन्होंने जो विभाजन किया वो किया पहला काल प्रारंभिक काल या उन्मेष काल। दूसरे काल का इन्होंने नाम बताया मध्य काल या विकास काल, 1350 से 1857 ईस्वी। मध्य काल या विकास काल का समय 1350 से 1857 ईस्वी। और तीसरा जो नाम लिया वो लिया आधुनिक काल, 1857 ईस्वी से जब उन्होंने 1965 तक का ग्रंथ लिखा तब तक का समय आधुनिक काल में रखा। अच्छा, गुप्त जी ने एक विशेष चीज बताई। इन्होंने कहा कि जो प्रारंभिक काल था उसमें 2 काव्य परंपराएं थी मूलतः। पहली धार्मिक रास काव्य परंपरा जिसमें जैन कवियों की जो रास संज्ञक काव्य है वो थे, और दूसरा संत काव्य, संत कवियों का काव्य। मध्यकाल में उन्होंने बताया कि धर्माश्रय में 4 काव्य प्रवृत्तियां आई और राजाश्रय में 5। धर्माश्रय में जो 4 प्रवृत्तियां थी उनमें संत काव्य, पौराणिक गीत, पौराणिक प्रबंध काव्य, रसिक भक्ति काव्य। ध्यान दे दीजिएगा कि जल्दी आपको मिलेगा नहीं। ये चीज जो है कि मध्यकाल में जो गणपत चंद्रगुप्त ने बताया कि धर्माशय में 4 काव्य प्रवृत्तियां थी। कौन कौन सी? संत काव्य, पौराणिक गीत, पौराणिक प्रबंध काव्य, रसिक भक्ति काव्य। तथा राजाश्रय में 5 प्रवृत्तियां थी जिनमें मैथिली गीत, ऐतिहासिक रास काव्य, ऐतिहासिक चरित्र काव्य, ऐतिहासिक मुक्तक, शास्त्रीय मुक्तक। तथा लोकाश्रय में इन्होंने बताया 2 प्रवृत्तियां थी। लोकाश्रय में कितनी? 2। कौन कौन सी? रोमांटिक कथा काव्य और स्वच्छंद प्रेम काव्य। कुल मिलाकर इन्होंने कहा कि 11 परंपराएं विकसित होकर समानांतर रूप से प्रवाहित रही। इसीलिए मध्यकाल को इन्होंने जो पूरा एक समानांतर समय ही दे दिया। अब इस जो स्थिति थी मध्यकाल की इन परंपराओं को उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। पहला पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल 1300 से 1500, फिर मध्यकाल या चरमोत्कर्ष काल 1500 से 1600 ईस्वी, और उत्तर मध्यकाल या उत्कर्ष काल 1600 से 1857 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल नाम इन्होंने दिया। इन्हें लगा कि इस कालखंड में इन प्रवृत्तियों का अच्छा खासी बढ़ोतरी हुई, अच्छे गुणों से ये काव्य विकसित हुआ।
चरमोत्कर्ष काल, यानी इस काल तक आते आते ये जो 11 काव्य परंपराएं थी यह अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई, और जब उत्तर मध्यकाल या उत्कर्ष काल आया तो इनमें एक प्रकार का पतन शुरू हो गया, यानी इनमें फिर वो भाव देखने को नहीं मिलता जो उत्कर्ष काल या चरमोत्कर्ष काल में दिखाई देती है। अच्छा, आधुनिक काल में अगर बात की जाए तो गुप्त जी ने जो आधुनिक काल का विभाजन किया उसमें भारतेंद्र युग 1857 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920, छायावाद युग 1920 से 1937, प्रगतिवाद युग 1937 से 1945, प्रयोगवाद युग 1945 से 1965। यानी जो आधुनिक काल का विभाजन था वह इनका काफी सुदृढ़ विभाजन था और काफी मान्य भी रहा। अब आगे बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जो उन्होंने काल विभाजन किया या कालों का नामकरण किया उसकी। तो इन्होंने इकलौता जो नामकरण किया वह नामकरण था आदिकाल, वो भी शुक्ल जी का नामकरण था। लेकिन जो शुक्ल जी ने आदिकाल वीरगाथा काल के पीछे की व्याख्या बताई थी, जो आधार बताए थे, उसका इन्होंने खंडन किया और कहा कि इस काल में वीरता ही एक मात्र प्रमुख प्रवृत्ति नहीं थी। इस कालखंड में तमाम प्रकार के काव्य ग्रंथ लिखे गए। इस कालखंड में सिद्धों के भी काव्य ग्रंथ हैं, नाथ भी हैं, जैन के हैं, रास हैं, रासों हैं, रासों में भी श्रृंगारिक भी हैं, वीरतापूर्ण भी हैं। और यही नहीं, श्रृंगारिक काव्यों, लोक कवियों की एक अलग परंपरा है। तो इस कालखंड में किसी एक काव्य प्रवृत्ति को निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस कालखंड का एक निर्विशेष नाम जो कि आदिकाल है या ज्यादा सटीक है। इन्होंने आदिकाल का समय 1000 से 1400 ईस्वी के बीच बताया। दूसरा कालखंड भक्ति काल, जो कालक्रम के आधार पर था, उसे पूर्व मध्यकाल 1400-1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी, और आधुनिक काल 1900 से अब तक का समय। यानी कि द्विवेदी जी ने नामकरण में कुछ अपनी तरफ से नया नहीं किया, सिर्फ नामकरण का जो आधार था उसको परिवर्तित किया। और एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि द्विवेदी जी शुक्ल जी के नामकरण के पूरक हैं। यानी अगर द्विवेदी जी ना होते तो शुक्ल जी का नामकरण उतना अधिक बैलेंस ना होता जितना आज के समय में है। तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब एक और इतिहासकार हुए, नाम है डॉक्टर रामखिलावन पांडे। मुझे ये बहुत बड़े इतिहासकार नहीं है, ना इनकी ग्रंथ को बहुत पढ़ा गया है। एक आध बार संयोग से पूछ लिया गया कि संक्रमण काल नाम किसने दिया। हिंदी साहित्य का नया इतिहास नाम से इन्होंने लिखा था। तो संक्रमण काल, संयोजन काल, संवर्धन काल, संचयन काल, संबोधित काल, संचरण काल, ये 6 नाम डॉक्टर रामखिलावन पांडे ने दिया। संक्रमण काल का समय 1000 से 1400, इसे प्रवर्तन काल भी कहा। संयोजन काल का 1401 से 1600, संवर्धन काल का 1601 से 1800, संचयन काल का 1801 से 1900, संबोधित काल का 1901 से 1947 और संचरण काल का 1947 से अब तक। ये नामकरण सिर्फ इसलिए बता दिया हूं कि अगर परीक्षा में संयोग से या गलती से इनका ये जो संक्रमण, संयोजन, संवर्धन, संचयन, संबोधित और संचरण, ये जो 7 क्या कहते 6 से नाम इन्होंने दिए, इन्हें सिर्फ जानते रहे। अगर आ गया तो बता दीजिए, नहीं तो ये पूछे नहीं जाते, बहुत कम पूछे जाते। अब हिंदी साहित्य की जो विभाजन था उसमें शुक्ल जी के नामकरण को ज्यादा जो जोर दिया वो दिया डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, जो कि बड़ी चर्चित कृति थी, उसमें शुक्ल जी के जो काल विभाजन था उसी को सही ठहराया और वही नामकरण इन्होंने भी रिपीट किया। यानी आज काल क्रम के आधार पर आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल, और युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, गद्य काल। इन्होंने इन नामों को आधार देने के लिए अपने तर्क दिए, जो कि जब इनके ग्रंथ के बारे में पढ़ाएंगे तब उस पर पृथक रूप से चर्चा करेंगे। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में जो सर्वाधिक बैलेंस, सर्वाधिक समन्वय वाला
यह सर्वाधिक कह सकते हैं कि जिसने सब चीजों को मिलाकर समझकर जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका संपादन किया डॉक्टर नगेंद्र ने। यह कोई इनकी अकेली इनकी की लिखी हुई कृति नहीं थी, बल्कि इसमें हिंदी के कई सारे जो वरिष्ठ लेखक आलोचक थे इन सब ने अपना योगदान दिया, तो ये एक महत्वपूर्ण कृति बन गई। और इसमें इन्होंने जिस काल विभाजन को स्वीकार किया वह आदिकाल, जिसका समय 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि अब तक जो लोग काल विभाजन करते थे तो वह एक सन फिक्स कर देते थे कि इसका समय इतने से इतना तक है, तो उससे आगे पीछे नहीं सोचते थे। लेकिन नगेंद्र जी जो इनका संपादित इतिहास ग्रंथ है, इसमें इस बात को कहा गया कि कोई प्रवृत्ति अचानक से खत्म नहीं हो जाती, इसलिए उसका समय या कार्यक्रम निर्धारण में 10, 20, 40 साल का हमें आगे पीछे देखना चाहिए। यानी इन्होंने एकदम फिक्स कोई डेट नहीं दी, बल्कि कहा कि अगर आदिकाल का हम समय मानते हैं तो 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्ति काल का समय इन्होंने कहा कि 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। आधुनिक रीति काल का 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, और आधुनिक काल का 19वीं सदी के मध्य से अब तक का। इन्होंने आधुनिक काल को भी 4 प्रमुख भागों में बांटा, जिसमें पहले भाग का नाम रखा पुनर्जागरण काल। इनके हिसाब से यह ऐसा काल था जिसमें भारत का जनमानस एक बार पुनः सचेत हुआ अपनी लोक, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा और साथ ही साथ अपनी स्वतंत्रता के लिए। इसलिए इस काल का नाम पुनर्जागरण काल रहा। इस कालखंड को सर्वाधिक अगर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व ने प्रभावित किया तो वह थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। वह इस काल के साहित्यिक नेता थे, इसलिए इस कालखंड का नामकरण भारतेंदु काल भी इन्होंने रखा। समय बताया 1857 से 1900 ईस्वी। हालांकि आप फिर कह रहा हूं, इन्होंने 1-2 साल कहा कि आगे पीछे हो सकता है। फिर दूसरा जो इन्होंने बताया नाम वो था जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी काल कहा जाता है। पुनर्जागरण काल की कई सारी अपने कह सकते हैं विडंबनाएं थी, कई सारे विरोधाभास थे। एक तरफ वो विक्टोरिया जो अंग्रेजी शासन था उसकी प्रशंसा भी करते थे, दूसरी तरफ उसकी मुखालफत भी करते थे। लेकिन द्विवेदी युग ऐसा युग था जिसने साफ साफ अंग्रेजी शासन की मुखालफत शुरू कर दी थी, इसलिए इस काल का नाम पड़ा जागरण सुधार काल। यानी वो पहले की जो भूलें थी, पुनर्जागरण की जो भूलें थी, उसका सुधार इस कालखंड में हो गया था। इस काल में सबसे प्रमुख जो व्यक्तित्व था वो था हजारी प्रसाद द्विवेदी का, क्योंकि उन्होंने अपने साथ जो सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया, तो गद्य में खड़ी बोली का तो शुरुआत हो चुकी थी भारतेंदु काल में, लेकिन पद्य में खड़ी बोली की शुरुआत करी। इसलिए इस कालखंड के निर्वाद नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इसलिए इस कालखंड का नाम द्विवेदी काल भी रखा गया। समय बताया इन्होंने 1900 से 1918 ईस्वी। तीसरा काल है छायावाद काल, जिसका समय है 1918 से 1938 ईस्वी। अर्थात छायावाद के जो नामकरण था वह एक कवि थे मुकुटधर पांडे, उन्होंने यह नाम रखा था। और उस समय जो इस प्रवृत्ति की कविताएं थी वो शायद प्रकृति परक थी, प्रेम परक थी, लेकिन उसमें एक पूर्णता स्पष्टता नहीं थी, बल्कि एक छायानुमा प्रवृत्ति दिख रही थी। लोगों ने इस नामकरण को मजाक के तौर पर रखा था, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी गंभीर व्याख्या होती गई तो यह काल छायावाद के नाम से चर्चित हुआ। और जो अगला काल उन्होंने रखा उसका नाम रखा छायावादोत्तर काल, जिसके में 2 विभाग कर दिए। पहला प्रगति प्रयोग काल, यानी प्रगतिवाद और प्रयोगवादी काल जो था 1938 से 1953 ईस्वी तक, और उसके बाद नव लेखन काल 1953 से लेके अब तक का समय जो था उसको इसमें इन्होंने समाहित कर दिया। तो नगेंद्र का जो काल विभाजन था वो काफी बैलेंस था। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह ने काल विभाजन किया। डॉक्टर बच्चन सिंह का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें इन्होंने पहले कालखंड का नाम दिया अपभ्रंश काल। इनका मानना है कि इस काल में हम कितनी निर्वाद बातें करें, लेकिन अपभ्रंश का प्रभाव देखने को मिलता है, तो इस कालखंड का नाम अपभ्रंश काल रखा जाए। दूसरा काल इन्होंने बताया भक्ति काल,
जिसमें 1400 से 1650 ईस्वी तक का समय दिया। तीसरा काल रखा रीतिकाल 1650 से 1857 और फिर आधुनिक काल 1857 से अब तक। खास चीज क्या है कि इन्होंने बच्चन सिंह ने अपने जो इतिहास ग्रंथ है उसमें उर्दू के भी कुछ कवियों को स्थान दिया है। इन्होंने इस बात की मुखालफत की है कि हिंदी उर्दू दो अलग अलग भाषाएं, जो एक प्रकार से भाषा नीति अपनाई गई वह सही नहीं है। तो यह था हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण का प्रयास। इसमें लगभग मैंने सभी महत्वपूर्ण जिन लोगों ने नामकरण या काल विभाजन का प्रयास किया है उनकी चर्चा की है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।